Hi guys, I am Aishi and welcome to Law Digest. This is part 2 of the revision series of contract. In case you haven't seen the first part, I will attach a card on the top right corner of this video and you can go through the same. आज हम रिवाइज करने वाले हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. These will be from the chapters of consideration and capacity to contract. ये रिविजन हम कर रहे हैं मेरे कोर्स से on Indian Contract Act that is available on my website www.lawdigest.in. In case you haven't checked the same, then please do. The links are already given in the description below. Let's start. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम. बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसे रिवीजन रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें. तो हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन क्या होता है? आई होप जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे यू हैव स्टडीड. कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2D में डिफाइंड है. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर मॉनेटरी या कुछ प्रॉमिस की बात होती है जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है. और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि जब कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है तो उसकी कैपेसिटी चेक करी जाती है. ही शुड बी अ मेजर, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड वो डिस्क्वालिफाइड ना हो बाय लॉ. इसके ऊपर हम फर्दर क्वेश्चंस आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं. इट सेज व्हाट इज अ कंसिडरेशन? इट इज अ प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. इट इज being considerate in contracts. Then is it a gift या फिर it is the monetary item in contracts. Now when we speak of consideration, consideration जैसा कि मैंने बोला सेक्शन 2D में डिफाइंड है. किसी स्टूडेंट ने पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या हमें सारे सेक्शंस याद करने की ज़रूरत है? सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करने की ज़रूरत है, जिसमें से सेक्शन 2 जो है जिसमें डेफिनेशंस हैं सारी, वो जरूरी है सेक्शन आपको याद करना. एंड बाकी कोई इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन होगा तो वाइल डिस्कसिंग द वीडियो आई विल टेल यू कि ये सेक्शन आपको याद करना है. सो नाउ इन ऑप्शंस में से अगर हम 2D की डेफिनेशन देखें तो ए जो है दैट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2D जहां पर कंसिडरेशन को बोला गया है दैट इट इज अ प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. मतलब कोई एक्ट या फिर कोई एब्सटिनेंस. अब जरूरी नहीं है कि ये मॉनेटरी टर्म्स में हो, इसलिए ऑप्शन डी रूल आउट हो जाता है. ऑप्शन बी और सी एज इट इज रूल्ड आउट है बिकॉज दे डू नॉट मेक एनी सेंस व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 सेज दैट ए बिल्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स at the order of a collector. Now what happened was B जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में कुछ शॉप्स ऑक्यूपाई कर लेता है और बी ए को प्रॉमिस करता है कि वो उसके कंसिडरेशन में उसको कमीशन देगा ऑन द सेल्स ऑफ वॉट एवर ही इज सेलिंग. लेटर ए बी को सू करता है फॉर रिकवरी ऑफ द कमीशन बिकॉज ए हैजंट पेड हिम. नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन सच अ केस? ऑप्शंस क्या कहते हैं? Option A says B shall pay to A the consideration for the promise. Then A says A is entitled to the money as he built the shopping complex at the desire of B. C says B is not liable to pay as act of A was not result of the promise but was done on collector's order. And option D says B is not liable as it is his personal gain. अब अगर हम desire को देखें so we know कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2D में वहां पर ये बोला गया है कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट इज हैपनिंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. आप प्रॉमिस कर रहे हैं फॉर एनी एक्ट और एब्सटिनेंस दैट यू आर डूइंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बिकॉज दैट इज वॉट द ऑफर इज अबाउट. तो यहाँ पर जब हम केस देख रहे हैं तो ए और बी पार्टीज हैं बट यहाँ पर ए ने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है वो बी के डिजायर पे नहीं बनाया. सो देर इज नो प्रॉपर कंसिडरेशन इन दिस प्रॉमिस बिटवीन देम कि बी ए को अपनी सेल्स में से कुछ पैसे देगा. So the correct answer to this question is option C, that is B is not liable to pay as the act of A of building that shopping complex is not the result of promise of B
फॉर कमीशन ऑन सेल्स, बल्कि वो उसने कलेक्टर के ऑर्डर पर बनाया है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 सेज कंसिडरेशन कैन प्रोसीड फ्रॉम ओनली द प्रोमिसी, ओनली द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या फिर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हमने यहाँ पर बात करी थी पिछले क्वेश्चन में दैट कंसिडरेशन इज हैपनिंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, अब वो कंसिडरेशन आ कहाँ से रही है? सेक्शन 2D सेज दैट कंसिडरेशन कैन प्रोसीड फ्रॉम either promisee or any other person, therefore option C is the correct answer। जैसे कि हमने देखा भी है कुछ केसेस में ऐसा होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी के बीच में ऑलरेडी एक प्रॉमिस है जहां पर बी को कुछ पैसे देने हैं ए को। नाउ देर इज अ पर्सन सी, दैट पर्सन इज बाइंग सम गुड्स फ्रॉम ए। now this person has to pay to A. Now it may happen that A can tell C that you pay to B for my debts on my behalf that I owe to him. So in such a case the consideration is proceeding from a third party। therefore ऐसा केस हो सकता है जहां पर प्रोमिसी या फिर कोई और इंसान कंसिडरेशन को फर्निश कर दे, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 सेज कंसिडरेशन कैन बी गिवन इन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगेन व्हेन वी सी द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में ये बोला गया है कि अगर कोई इंसान प्रोमिसर के डिजायर पे कोई एक्ट या एब्स्टिनेंस करता है, या उसने कोई एक्ट या एब्स्टिनेंस किया था, या फिर वो आगे कोई एक्ट या एब्स्टिनेंस करेगा, तो इस केस में वी कैन सी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही टाइम में कंसिडरेशन गिवन है। सो इसलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं वहां पर पास्ट कंसिडरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो हियर इन 4 क्वेश्चंस हमने पूरी जो डेफिनेशन है कंसिडरेशन की अंडर सेक्शन 2D वो पूरी ब्रेक डाउन करके इन 4 क्वेश्चंस में डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू द मटेरियल थॉरली, देन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मटेरियल कि सेक्शन 2D की डेफिनेशन को किस तरह से किन पार्ट्स में ब्रेक करके समझा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन। Question 5 says A contracts with an acquaintance B, pay him rupees 50 in exchange of B renting his house for a day to him to conduct a party। So दो पार्टीज हैं यहाँ पर A और B। A ने B का हाउस रेंट पे लिया है फॉर अ डे फॉर ₹50 ताकि वो अपनी एक पार्टी कंडक्ट कर सके। अब इस केस में कंसिडरेशन जो है क्या वो इनएडिक्वेट है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है इस केस में, बिकॉज ये सिर्फ मेयरली ₹50 के लिए है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट है, या फिर इट इज अ ग्रेचुटोस अग्रीमेंट, मतलब दिस अग्रीमेंट इज बीइंग डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। सो हियर वी सी कि यहाँ पर कंसिडरेशन जो है ₹50 की वो ऑलरेडी जा रही है। सो वी कैनॉट से कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ या फिर ये एक ग्रेचुटोस अग्रीमेंट है। बट व्हेन वी स्पीक ऑफ एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, वी माइट फील दैट ₹50 रेंट इज टू लो। But when we speak of contracts, there is a principle that says that inadequacy of consideration की वजह से कोई भी contract void नहीं हो सकता। Any agreement जहां पर consideration अगर inadequate भी है तो भी वो contract माना जाएगा unless कोई undue influence का केस हो। undue influence के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, हम free consent के बारे में बात करेंगे। So the answer to this question is consideration is adequate, that is option C। Moving on to question number 6, it says consideration is not required in which of the following cases? A written and registered agreement based on natural love and affection, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट, या फिर कोई पास्ट वॉलेंटरी सर्विस के लिए वो अग्रीमेंट है, यानी अगर कोई इंसान किसी को ऑलरेडी पैसे ओ करता था फ्रॉम द पास्ट एंड नाउ इन कंसिडरेशन ऑफ दैट मनी दे आर परफॉर्मिंग अनदर प्रॉमिस जहां पर कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं दिख रहा, उस केस में भी कंसिडरेशन माना जाएगा। या फिर
टाइम बार डेट के केसेस में जहां पर डेट को रिकवर करने का जो टाइम है वो निकल चुका है। अब जब हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की, तो सेक्शन 25 जो है वो एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन की बात करता है, जहां पर ये तीनों ही ऑप्शन फॉल होते हैं जो एज एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन माने जाते हैं। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जहां तक सेक्शन की बात है, अगर आप एलएलबी एंट्रेंसेस में अपियर हो रहे हैं तो इट डज नॉट रियली मैटर कि आपको सेक्शन 25 याद हो। अगर आपको इतना भी पता है देन इट इज सफिशिएंट। सेक्शन के बारे में एलएलबी के लेवल पे नहीं पूछा जाएगा व्हेन इट कम्स टू सच क्वेश्चंस। बट हाँ, अगर आप एलएलएम का एग्जाम दे रहे हो देन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस सेक्शन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज A mortgaged some property to X in return of money and then sold this property to B. B जो है वो अग्री करता है A से to pay his debt to X, बट बाद में B इस पैसे को X को देने से मना कर देता है और X एक सूट फाइल करता है अगेंस्ट B। सो क्या X और B के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या सूट लाए करता है या नहीं, ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में। अब ऑप्शंस में बोलते हैं कि यस, सिंस एक्स इज अ बेनिफिशियरी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए और बी के बीच में हुआ है कि बी विल गिव द मनी दैट इज ओड बाय ए टू एक्स on his own account, therefore can x be considered to be a beneficiary. Then option B says no due to privity of contract. जब हम इस डॉक्ट्रिन की बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ जो पार्टीज हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट दे आर बाउंड बाय द अग्रीमेंट दैट इज इन कंसिडरेशन। कोई अगर थर्ड पार्टी है वो इससे बाउंड नहीं होती है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन सी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है एक्स, बिकॉज ए और बी के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट है एंड थर्ड पार्टी कैन नॉट डिराइव द बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, that is there is no privity of contract between them, therefore x cannot sue b. क्वेश्चन 8 को देखते हैं जो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर क्या होता है कि एक माइनर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है टू बी अ मेजर एंड एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो सेल करता है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹17,500, बट बाद में ही रिफ्यूजेस टू डिलीवर दिस प्लॉट टू द पर्सन जिसको उसने सेल किया है और जिससे उसको ये पैसे मिले हैं। अब हमें बताना है कि क्या माइनर लाइबल होगा ऐसे केस में या नहीं। अब हमने देखा है कि जब हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं वहां पर क्लियरली ये गिवन है कि माइनर जो है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हैज टू बी अ मेजर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शंस जब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है माइनर इज लाइबल अंडर द रूल ऑफ एस्टॉपल। अब ये जो रूल ऑफ एस्टॉपल है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो ये कहता है कि इफ एनी पर्सन represent something एंड बाद में वो उस रिप्रेजेंटेशन से पीछे हटता है और बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया था, देन ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग द सेम। सो लेट मी टेल यू, जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो माइनर के अगेंस्ट रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता है, देयरफॉर दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। देन ऑप्शन बी सेज बी इज नॉट लाइबल एंड कॉन्ट्रैक्ट इज void. This is the correct answer to this question, as we already know section 11 के अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर करता है वो void माना जाता है एंड माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं अराइज होती इस केस में। नाउ क्वेश्चन 9 says A is a patient at a lunatic asylum जो कुछ इंटरवल्स में साउंड माइंड का होता है। नाउ कैन ही एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और कब? सो इफ वी सी द ऑप्शंस दे से नेवर, as he is disqualified on the ground of lunacy, क्योंकि we know section 11 के अंडर any person who can contract should be of a sound mind, he should not be of an unsound mind. but यहाँ पर वी सी कि जो पेशेंट है ए ही इज ऑफ साउंड माइंड ड्यूरिंग इंटरवल्स, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में द पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ माइनर।
अब माइनर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करते हैं, कभी ना कभी तो माइनर पे क्वेश्चन आता ही है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम माइनर के रिलेटेड जो रूल्स हैं वो ध्यान में रखें। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन 8 में, कि रूल ऑफ एस्टॉपल जो है माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है। जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर कर रहा है वो सब वॉइड होते हैं। अब क्वेश्चन 10 में देखते हैं और क्या रूल्स है। Option A says a minor can be admitted to the benefits of a partnership firm. Then a minor can sue on a promissory note executed in his favor. ऑप्शन सी सेज माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स उसने अपनी माइनॉरिटी के टाइम पे करे थे वो क्योंकि वैलिड नहीं थे उस टाइम पे, बट जब वो मेजर हो जाता है देन ही कैन एग्जीक्यूट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज नॉट अलाउड। Therefore, the answer to this question is option C, because ये incorrect है। A minor cannot ratify any contract on attaining majority. And option D कहता है a minor is incapable of contracting. This we have already seen in question 8 that minor cannot contract because it is a void contract. And for option A and B we see कि any contract which is for the benefit of the minor, जैसे कि उसको पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व किया जा रहा है या फिर कोई प्रोमिसरी नोट है माइनर के फेवर में, ही कैन एग्जीक्यूट दैट नोट बिकॉज इट इज इन हिज बेनिफिट। सो माइनर के बेनिफिट में जो चीजें होती हैं दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द माइनर। इसी के साथ इस टॉपिक पे हमारा रिवीजन एंड होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द कोर्स देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन जहां पर मेरी वेबसाइट का लिंक गिवन है।